हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले ओडिशा से अहम खबर की, क्योंकि ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति मुर्मू। बता दें कि भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा मिशन का स्थापना दिवस समारोह है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। जी, स्थापना दिवस समारोह में महामहिम होंगी शामिल। रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 11 फरवरी को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन भी करेंगे। और बता देंगे आपको, राष्ट्रपति 10 फरवरी भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह और फिर रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। और राष्ट्रपति 11 फरवरी को कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करती हुई नजर आएंगी। तो ओडिशा के दौरे पर है, भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा मिशन का स्थापना दिवस समारोह है, जिसमें शिरकत करने के लिए आज महामहिम यहां पर पहुंचेगी, इस दिवस में शामिल होंगी। जी हाँ, ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर है द्रौपदी मुर्मू। रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होगी। दूसरी जो चावल कांग्रेस है उसमें भी शामिल होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटन भी करेंगी, 11 फरवरी को उद्घाटन करेगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए GIS का आयोजन 3 दिनों में कुल 34 सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आज 3 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में विचार रखेंगे। तो 3 दिनों में कुल 34 सत्र होंगे। जी हाँ, पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आज हो रहा है, शुभारंभ आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों में कुल 34 सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग सेशंस रखे जाएंगे। लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अदानी समूह की। बता दें आपको कि अदानी समूह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अदानी समूह की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर के ये सुनवाई होगी। फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर का आरोप जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर लग रहा है। तो अडानी समूह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। जो भी आरोप लग रहे हैं उनको लेकर के, कंपनियों के शेयर की कीमतों में जिस तरीके से भारी गिरावट आई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबारी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में रिपोर्ट की जांच स्पेशल कोर्ट के एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाने की मांग की गई है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB बर्दीवाला की पीठ के सामने वकील विशाल तिवारी ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की जाए। तिवारी ने जनहित याचिका में बड़े कारोबारी घराने को दिए गए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण की मंजूर नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने की भी मांग की। तो अडानी समूह की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर का आरोप जो है वो अडानी ग्रुप पर लगा हुआ है। कंपनियों के शेयर की कीमतों में लगातार इसी वजह से भारी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। अडानी समूह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। तो अडानी समूह की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की मांग जो है वो विपक्ष लगातार कर रहा है। इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो डाली गई है, उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है अडानी समूह को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। जी हां, 60 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश में जुटा है चुनाव आयोग। पहले 5 मतदान करने वाले वोटरों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। बिल्कुल, तो मेघालय में आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 12 जिलों में आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं और जिनमें से 36 महिला उम्मीदवार हैं। और इस बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कई पहल करने में भी जुटा हुआ है। वहीं आकाशवाणी को मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी FR खारकोंगोर ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग राज्य के हर मतदान केंद्र के पहले 5 मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले 5 मतदाताओं को पुरस्कार देगा, ताकि हौसला अफजाई हो सके और जो भी पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें खुशी महसूस हो सके। तो चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का नामांकन जो है वो वैध पाया गया है।
मतदान करने वाले 5 वोटर्स को पुरस्कार दिया जाएगा। सभी 7 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाएगा। और बड़ी खबर करेंगे चेन्नई से, जहां पर आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर उन्होंने तंज कसा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कहां है, ये सवाल पूछा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ये भी सवाल पूछा गया। तो उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कई सवाल जो है पूछे कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कहां है। आगे वो पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। जी हाँ, तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। एक समारोह में वो शामिल हुए। जेएनके के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर तंज कस दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाने की बात की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कहां है? हमारे यहां 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए। अगर पीएम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो बड़ा सवाल उठाया उमर अब्दुल्ला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। We want more and more people to visit Jammu and Kashmir, but the part that I found quite confusing was when Honorable Prime Minister talked about celebrating Festival of Democracy in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, where is democracy? We have not had assembly elections since 2014. We have not had an elected government in J&K since 2018. If, as the Prime Minister says, people are visiting, peace is there, then why no election? If we want to celebrate Festival of Democracy, then give us democracy. तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक जो है होने जा रही है 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक चलेगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो होने जा रही है 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक चलनी है। पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए, उससे निपटने पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू हो रही है। पर्यावरण को लेकर भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक है जो 11 फरवरी तक चलेगी। वहीं इस बैठक में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हो रही इस बैठक में G20 देशों के कई प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। तो अहम बैठक होने जा रही है, खास बैठक होने जा रही है 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक चलेगी। आपको बता दें कि इसमें कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कैसा निपटा जाए उस पर चर्चा होगी, उस पर मंथन होगा। जी हाँ, क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर ये बैठक जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के आवास पर पथराव किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के आवास पर पथराव कर दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने यह पथराव किया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के आवास पर पथराव हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अज्ञात हमलावरों ने यह पथराव किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल मुरलीधरन के आवास पर यह पथराव किया गया है। पथराव करने के बाद हमलावर जो थे वो वहां से फरार हो गए और मामले की जानकारी पुलिस को फिलहाल दे दी गई है और अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट भी गई है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल सका है। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन हमला किस वजह से किया गया, किसने किया, क्यों क्या, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी मुश्किल है। तो अज्ञात हमलावरों ने ये पथराव किया है यहाँ पर। और तिरुवनंतपुरम से ये अहम खबर केरल के। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री है मुरलीधरन, जिनके आवास पर पथराव किया गया है। पथराव करने वाले पत्थरबाज कौन थे, क्यों किया गया, क्या वजह इसके पीछे थी, अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के ये आवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी जो है की गई है, पथराव जो है वो किया गया है। जी हाँ, शीशे वहां पे टूटे हुए, फॉरेंसिक टीम भी वहां पे पहुंची हुई है, जो सैंपल्स भी वहां पे कलेक्ट कर रखी है। आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ भी एरिया को वहां पे किया गया है, जहां पे की जांच चल रही है। पथराव इस घर पे किया गया, मुरलीधरन के आवास पे किया गया, और वहां पे अब जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किसने पथराव किया था। तेलंगाना विधानसभा के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया और बजट सत्र के दौरान किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। जी हाँ, तेलंगाना विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। इस बीच हैदराबाद में तेलंगाना विधानसभा के सामने किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया। तो बजट सत्र के दौरान यहाँ पे हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो अपनी मांगों को लेकर किसानों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया।
तो बजट सत्र चल रहा था, उसी दौरान किसान ज्योति यहाँ पर पहुंचे। किसानों का ये कहना है कि काफी लंबे वक्त से वो अपनी मांगों को बनवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है। लिहाजा आज अपनी मांगों को लेकर के, कल माफ करना, किसान जो थे वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान आप देखिए, जब किसानों का प्रदर्शन ज्यादा उग्र हुआ तो पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ, केरल की तरफ। केरल विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यूडीएफ विधायकों ने विरोध मार्च भी निकाला। बजट सत्र के दौरान केरल विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने बजट में प्रस्तावित ईंधन उपकर पर 2 रुपए वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर मामले में अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया। और वहीं सदन में हंगामा जब हुआ तो हंगामे के बीच जो था, काफी बवाल जो था वहां पर देखने को मिला, बता दें आपको। लेकिन विपक्षी विधायकों ने विरोध में मार्च तक निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी तक की। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने वहां पे मार्च निकाला, पैदल मार्च करते हुए विपक्षी नेता वहां पे नजर आए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। राज्य के बजट का किया विरोध और पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केरल के कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य के बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बजट में घोषित ईंधन और शराब पर कर प्रस्तावों को वापस लेने से इनकार करने का विरोध किया है। आपको बता दें कि इस दौरान तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। केरल पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनमें से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी तब तक ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, वो विरोध जारी रखेंगे। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो उतरे। केरल के कोच्चि की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि राज्य का जो बजट आया है उस बजट का वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि पुलिस को इनको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया। जी हाँ, तस्वीर आप देख सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुके तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया। निर्देशक के विश्वनाथ और सागर को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी। मशहूर निर्देशक थे के विश्वनाथ और सागर। आंध्र प्रदेश में दरअसल राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में निधन हुए तेलुगु फिल्म हस्तियों को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और मंत्री घट्टा मनेनी कृष्ण, केकला सत्यनारायण, कृष्णम राजू समेत कई मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा। दरअसल हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता निर्देशक के विश्वनाथ और दिग्गज तेलुगु निर्देशक सागर का निधन हो गया था। अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। नलिन कुमार के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव सावरकर बनाम टीपू है, यह बयान आया था। राज्य में टीपू जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में चुनाव टीपू बनाम सावरकर के बारे में है। लोकसभा सांसद ने शिवमोगा में अपने संबोधन में कहा कि इस बार राज्य विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि सावरकर और टीपू के विचारधाराओं के बीच लड़ा जाएगा। साथ ही कटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस बात पर बहस करने की भी चुनौती दी कि राज्य के लिए कौन महत्वपूर्ण है, आप सामने आइए और बहस कीजिए। तो नलिन कुमार ने यह बयान दिया, जिसके बाद नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो अब सावरकर बनाम टीपू हो गया है और बाकायदा इसके लिए चुनौती भी दी जा रही है कि आइए आप बहस कीजिए, बताइए कि सावरकर बेस्ट थे या फिर टीपू सुल्तान बेस्ट थे। इसको लेकर के चुनौती दी जा रही है। मतलब अब कांग्रेस और बीजेपी के आपस में टक्कर नहीं है, बल्कि सावरकर और टीपू के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि भारी बारिश से दरअसल फसलें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। केंद्रीय टीम ने नुकसान का जायजा लिया। धान खरीद के नियमों में राहत दी गई है। तो तमिलनाडु की बात दरअसल हम यहाँ पर कर रहे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में जोरदार बारिश हुई है और जोरदार बारिश के बाद किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से धान की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नागापट्टिनम जिले पहुंची और नुकसान का जायजा लिया, साथ ही जांच पड़ताल भी की। वहीं बताया जा रहा है कि नगई जिले में भी बारिश से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कुछ ऐसा ही नजारा कावेरी डेल्टा जिलों में भी देखने को मिला। यहां भी भारी मात्रा में फसल जो है बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों ने तमिलनाडु सरकार से 25% नमी वाले धान खरीदने का अनुरोध किया है।
बता दें आपको कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा के किसानों को धान खरीदी में राहत देने की मांग की है। बता दें कि कावेरी डेल्टा के करीब 1 लाख हेक्टेयर में फैली धान की फसल बारिश के चलते पानी में डूब गई है। तमिलनाडु का तंजावुर, तिरुवर, नागपत्तिनम और मयिलादुथुराई और पुडुकोट्टाई जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पीएम को पत्र लिखने के अलावा सीएम ने चावल खरीद के मानदंडों में ढील दी और अनाज की नमी को 22% तक बढ़ा दिया। तो भारी बारिश की वजह से फसलें जो है बर्बाद हो गई हैं और जो किसान हैं वो यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि जो ज्यादा नमी वाली फसलें उनको भी खरीदा जाए, क्योंकि फसल काफी बर्बाद हो गई। और इधर चेन्नई में डीएम के सांसद ए राजा के बयान पर बवाल जो है वो मच गया है, क्योंकि चेन्नई में विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि विवादित बयान दिया था ए राजा ने, और ए राजा ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के ये पूरा विवादित बयान जो था वो दिया था। तो चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज पर की गई टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। डीएम के सांसद ए राजा की टिप्पणी का विरोध करते हुए उनकी निंदा भी की गई। साथ ही ए राजा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कामराजार के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक एन.आर. धनपालन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें अन्ना द्रमुक के पूर्व मंत्री जय कुमार, बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष करुणा राजन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि 21 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान डीएम के सांसद ए राजा ने मंच पर बोलते हुए कहा था कि कामराजार को पतन का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु का नाम स्वीकार नहीं किया। इसी तरह कुछ लोग गिरेंगे। तो ए राजा ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर दरअसल बयान दिया था और अब डीएम के सांसद ए राजा के बयान पर ही जमकर बवाल जो है वो देखा जा रहा है। चेन्नई में विवादित बयान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। வாய்க்கா தாண்டதுக்கே வக்கீலாதவங்க கடலை தாண்ட ஆசைப்படக்கூடாது. வாய்க்கா தாண்டதுக்கு வக்கீலாதவங்க எங்களை பத்தி பேசக்கூடாது. चेन्नई में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। मेडिकल स्टोर के मालिकों को किया गया जागरूक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ड्रग कंट्रोल विभाग और चेन्नई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जागरूकता बैठक का आयोजन किया। इस दौरान चेन्नई में मेडिकल स्टोर के मालिक बैठक में शामिल हुए और उन्हें अधिकारियों ने दवाइयों को लेकर कई अहम जानकारियां देते हुए उन्हें जागरूक किया। बिल्कुल, तो दरअसल इसके पीछे मकसद बैठक का यही था कि कैसे जो मेडिकल मालिक है उनको जागरूक किया जाए। तो चेन्नई में बाकायदा बैठक का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान के तौर पर इस बैठक को देखा गया। तो मेडिकल स्टोर के मालिकों को यहाँ पर एकजुट किया गया था, एक छत के नीचे इन सबको इकट्ठा किया गया था और इस दौरान इन लोगों ने जागरूकता बैठक इसको नाम दिया इस बैठक का। इसके बाद मेडिकल स्टोर के जो मालिक थे उन तमाम लोगों को जागरूक यहाँ पर किया गया। तो चेन्नई में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्पादों के वितरण की निगरानी पर जोर दिया जाएगा। निगरानी के लिए कक्ष की स्थापना। विजयवाड़ा में नियंत्रण कक्ष जो है वो स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कमान नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिक आपूर्ति सहायक उत्पादों के वितरण की निगरानी के नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। भैया क्या